प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, अभी बहन जी से बहुत सुंदर विचार आप लोगों ने सुने। अपने अतीत का दिग्दर्शन आपके बीच में उन्होंने रखा और बहुत सारी बातें आपके बीच में बताई। मैं ज्यादा क्रांति की बात तो आप लोगों के बीच में करूंगा नहीं। वैसे हमारे भाई मंत्री जी ने युवा सम्मेलन नाम दिया इसका, और वास्तव में उनके अंदर बड़ी ऊर्जा है। काम करने की जो उनकी तरीका है, सलीका है, वो वास्तव में बड़ा स्तुत्य है। मैं आज 2-3 घंटे उनके साथ में था तो मैंने देखा बड़ी ऊर्जा के साथ में काम कर रहे थे। गाड़ी में चल रहे थे और पता नहीं कितने लोगों के पास फोन लगाते चले जा रहे थे। ऐसी ऊर्जा शक्ति सबके बीच में होनी चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए। और विशेष करके जो समाज के कर्णधार हैं, जो इन पर समाज का दायित्व है, जिनके कंधों पर, उन लोगों को अंदर तो विशेष इस प्रकार का सामर्थ्य और बल होना चाहिए जिससे समाज का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। इसलिए मैं भाई, हमारे जो मंत्री हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे नौजवानों को पाकर के। भाई दिलबाग जी के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे, चाहे युवा हुआ, चाहे एक बात बताओ, युवा सम्मेलन तो चल रहा है, आप लोगों में कितने ऐसे लोग बैठे जो अपने आप को युवा मानते हैं? कितने है जी? अच्छा, पीछे कुछ हाथ खड़े नहीं हो रहे। आप लोग क्या बूढ़े मानते हो अपने आप को? अच्छा, ये समझ लीजिए युवा क्या होता है। सुनो ध्यान से। छत्रपति शिवाजी ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि बुढ़ापा शरीर नहीं, विचारों का परिणाम है। याद रखो, व्यक्ति चाहे शरीर से भले ही ज्यादा उम्र का प्रतीत हो, लेकिन यदि उसके विचार नवीन हैं, विचारों में जोश है, कुछ करने की तमन्ना है, राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए कुछ सोचता है, कुछ करता है, तो विद्वान और चिंतक कहते हैं कि वो वृद्ध नहीं, वो नौजवान है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग सारे के सारे युवा हैं। कोई अपने आप को बुजुर्ग मत समझना, क्योंकि जिसके विचार युवा होते हैं, जिनके विचारों में उड़ान होती है, जिनके बड़े भव्य सपने होते हैं, जो राष्ट्र समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सारे के सारे युवा ही कहलाते हैं। इसलिए मैं तो एक बात कहता हूं, आप लोग सबके लिए कहना चाहता हूं कि जीवन में यदि कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो मन के मारे मत बैठो। एक हौसला आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छी अतीत की बातें बहन जी आपके बीच में बता रही थी, लेकिन आइए मैं थोड़ी सी चर्चा ऐसी करूंगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि अगर मैं ज्यादा क्रांति की बात करूं तो हो सकता है रात्रि का समय आप लोगों किसी को रात को नींद भी ना आए। तो कुछ ऐसी बात कर ली जाए जिससे आपको कुछ मिल भी जाए और आप चैन से सो भी जाए। देखो, ये सब कुछ करना है, वो तो आप जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है आप करेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज बताऊंगा मैं आपको जो हर एक व्यक्ति कर सकता है और करना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्तियों को ऊंचाइयों तक ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका उसके व्यवहार की होती है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं। उन डिग्रियों के आधार पर वो लोग बड़े बड़े पदों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस पद को प्राप्त करने के बाद भी यदि व्यवहार ठीक नहीं होता तो पद भी उनसे छीन लिया जाता है। तो सबसे बड़ा काम क्या है? चाहे वो युवा हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, करना क्या चाहिए? हम लोगों को अपना सुधार करना चाहिए। और ये काम कोई मामूली काम नहीं है। अभी आप लोगों ने सुना कि युवाओं ने इतने इतने बड़े बड़े काम किए। मैं वो काम तो आप लोग बहुत सुन चुके हैं, इतिहास की चर्चाएं। मैं तो आज आपके बीच में वो चीज बताना चाहता हूं जो जीवन के लिए परम आवश्यक है, हम सबको करना चाहिए, और जिसको करने से आप लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आप लोग जानते हैं ऋषि दयानंद ने वेदों का प्रचार प्रसार किया, बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया, पाखंड का खंडन किया, लोगों को बड़े बड़े उपदेश दिए। लेकिन ऋषि दयानंद ने देखा कि उपदेश तो मैंने बहुत किए, लोग उपदेश को सुनकर के चले जाते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी आपने बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन उपदेश सुना जाता है करने के लिए। अगर वो उपदेश जीवन में नहीं आया तो उपदेश का सुनना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बात लोगों के बीच में करता हूं, अरे लोगों पर तो व्यवहार नहीं आता, जीना कैसे है, जीने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी और नाम क्या है उसका? व्यवहार भानु। व्यवहार भानु। सबसे पहले हमको व्यवहार सीखना है, और याद रखो ये व्यवहार सबके लिए उत्तम और अच्छा है तो युवा बहुत आगे तक जा सकता है। मैं ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं, और करेंगे तो बहुत आगे पहुंच सकते हैं। व्यवहार की चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा था, हमारा व्यवहार कैसा हो। एक बात मैं प्राय कहता हूं, आज समाज के लोगों को समाज की बहुत चिंता है।
हर एक व्यक्ति इसी टेंशन में है कि समाज का सुधार कैसे हो, समाज का सुधार कैसे हो, लेकिन अपने सुधार की चिंता हम लोगों को नहीं है। और याद रखो, जब तक अपना सुधार नहीं होगा तब तक समाज का सुधार भी नहीं हो सकता। एक साधक ही समाज का सुधार कर सकता है, एक साधक ही अच्छा सुधारक हो सकता है। इसलिए साधना ये नहीं कि सुबह शाम ध्यान में आप बैठ के ये साधना है, जीवन की हर क्षण साधना होनी चाहिए। और वो साधना कैसी होनी चाहिए वो मैं आपके बीच में थोड़ी सी बात बताऊंगा। हमारा व्यवहार उत्तम कैसे बने, हमारा व्यवहार ऐसे कैसे बने कि हम हर एक के प्रिय बन जाए। आप लोग सबके प्रिय बनना तो चाहते हो, लेकिन अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो आचार्य चाणक्य एक बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि दुनिया को अपने वश में करना चाहता हो तो क्या करना चाहिए उसको पहले अपने आप को अपने वश में कर लेना चाहिए। यदि आपने अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया तब आप दुनिया पर नियंत्रण करने में सक्षम हो सकते हैं। आचार्य शंकर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि शत्रु वशंति निजेंद्रियाणि। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आचार्य शंकर कहते हैं निजेंद्रियाणि, उसकी अपनी इंद्रियां ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और फिर जिज्ञासु ने पूछा कि आचार्य वर्य फिर मित्र कौन होता है व्यक्ति का? तो आचार्य शंकर कहते हैं तान्येव मित्राणि जितानि यानि। वो इंद्रियां ही व्यक्ति की मित्र हो जाती हैं। कब? जब उन इंद्रियों को जीत लिया जाता है तो इंद्रियां मित्र बन जाती हैं। इंद्रियां सम्मान का भाजन बना देती हैं, सम्मान का पात्र बना देती हैं। और यदि इंद्रियां हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएं, हमारी आदतें, हमारा आचरण हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाए तो वही व्यवहार व्यक्ति को एक अपमान का भी केंद्र बना देता है। महाभारत आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो। महाभारत का जब युद्ध हो गया तो युद्ध के बाद में युधिष्ठिर के मन में ग्लानि पैदा हुआ, दुख हुआ कि मैंने एक राज्य सत्ता के लिए अपने न जाने कितने घनिष्ठ लोगों का रक्त का संहार करा दिया, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और पांचों पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास में जाते। पितामह भीष्म उस समय सरसैया पर लेटे हुए थे और बहुत सारी चर्चा होती है वहां पर। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बहुत उपदेश दिया और महाभारत को आप खोल करके देखना, युधिष्ठिर ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो पितामह भीष्म ने शांति का उपदेश दिया। महाभारत में एक अध्याय, एक पर्व है जिसका नाम है शांति पर्व। और जब युधिष्ठिर शांत हो गए, राज्य को संभालने के लिए तैयार हो गए, तो पितामह भीष्म यहीं तक शांत नहीं रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा काम खत्म, युधिष्ठिर मान गए। आगे पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को फिर उपदेश दिया और उस उपदेश का नाम है महाभारत में अनुशासन पर्व। कि युधिष्ठिर, आप एक अच्छा राजा यदि बनना चाहते हो तो आपको अनुशासन में बंधना पड़ेगा, और यदि आप अनुशासन में बंध गए तो समाज का, राष्ट्र का अधिक भला कर सकते हो। इसलिए मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं, आप ये मत समझना कि स्वामी जी केवल बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि आप लोगों में युवा कौन कौन अपने को मानता है। आप लोग सब युवा लोग बैठे, तो ये परिवर्तन हर एक के जीवन में होना चाहिए। यदि आप अपने आप को अनुशासन में बांध लेते हैं तो राष्ट्र समाज का बहुत ज्यादा भला कर सकते हो। और गजब की बात तो मैं आगे बताता हूं आपको। व्यक्ति की एक एक एक्टिविटीज, एक एक क्रिया व्यक्ति के चरित्र को दर्शाती है। याद रखना बात को, ध्यान से सुनना। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, आप जैसा व्यवहार करते हैं, ये सारा का सारा अंदर आपके क्या चल रहा है उसको बाहर उड़ेल करके रख देता है। अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म बहुत छोटी छोटी बात करते हैं और कहते हैं कि देखो, बहुत सारे लोगों को व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो वो गिनाते हैं। बातें आपको कहने में बहुत छोटी सी, सुनने में छोटी महसूस होंगी, लेकिन जीवन के लिए, निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनना। और यदि वो व्यसन, वो बीमारी आपके जीवन के अंदर हो तो आप लोग संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज से हम इन चीजों पर ध्यान देंगे। और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, देखो आप लोगों में बैठे, अब देखो मेरी तरफ देखो, आप लोग ध्यान से, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के इस प्रकार से, किसी का पैर चल रहा होगा, किसी व्यक्ति के हाथ में चाबी होगी गाड़ी की, तो वो इस प्रकार से चाबी को उछाल रहा होगा। बहुत से लोग बैठे बैठे, दरी होती है उसके धागों को खींचते रहते हैं, है ना। बहुत से लोग बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं। ये क्या है? ये अशिष्ट व्यवहार है। पितामह भीष्म अनुशासन कहते हैं कि जो व्यक्ति, बहुत से लोग क्या करते हैं, तिनका उठा करके उसको तोड़ते रहते हैं, तो पितामह भीष्म कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, और बहुत से लोग क्या करते हैं, मिट्टी पर बैठे ना तो मिट्टी को उठा करके फिर चूरते रहते हैं उसको बैठे बैठे बैठे। ऐसा भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं ये व्यवहार ठीक नहीं है। मैंने निवेदन किया, आपकी एक पोजीशन, आपकी बैठने की स्थिति, आपकी बोलने की स्थिति, आपके खड़े होने की स्थिति आपके पूरे जीवन को दर्शाती है। आपका स्तर कितना है, आपकी हर एक एक्टिविटी जो स्तर को ज्ञापित कर देती है। बाहर का व्यक्ति समझ सकता है। आप जानते हैं एक विषय चलता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। वो व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक जो लोग होते हैं, वो कैसे पहचानते हैं? आपके व्यवहार को देख करके पहचानते हैं कि इस व्यक्ति में ये कमी है। तो याद रखना, हमको अपना व्यवहार कैसा बनाना है।
आप जब बैठो तो आपकी एक मुद्रा होनी चाहिए। अगर आप बैठे मेरी बात को सुने और शरीर में हलचल है, चंचलता है, तो इसका मतलब आपका मन स्थिर नहीं है। एक बहुत बड़े अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उन्होंने शोध किया। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये जब शोध करते हैं डॉक्टर लोग, समाज सेवी लोग, तो इनका शोध करने का तरीका दूसरा होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने शोध किया और उन्होंने बच्चों पर शोध किया। बच्चों के जीवन को देख करके एक निष्कर्ष निकाला। वो लिखते हैं कि जो बच्चा जीवन भर व्यवस्थित रहता है, जो दिन भर व्यवस्थित रहता है, वो जो उठता है ना प्रातःकाल, तब से उसकी जो हर एक एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज को देख करके डॉक्टर लोग ये भांप लेते हैं कि बच्चा कैसा है, ये जीवन में क्या कर सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सुबह उठते ही हॉस्टल के अंदर वो गए और उन्होंने देखा कि सुबह उठते ही जिन बच्चों की तकिया, जिन बच्चों के बिस्तर अस्त व्यस्त थे, चादर अस्त व्यस्त पड़ी थी, तो वो डॉक्टर लोग कहते हैं कि हमने देखा वो बच्चा पूरे दिन भर अस्त व्यस्त ही रहते थे और दिन में नहीं पूरे जीवन भर अस्त व्यस्त रहते हैं। और सुबह उठते ही जिन बच्चों ने अपना बिस्तर बिल्कुल सेट किया, तकिए की जगह पर चादर की तय कर दी, बिस्तर को अच्छी तरह से जो सलेबटें थी उनको दूर कर दिया, अच्छी तरह से चादर बिछा दी, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि हमने ऐसे विद्यार्थियों को देखा कि जो सुबह से इन चीजों पर ध्यान देते थे, उन बच्चों की जब दिनचर्या को देखा तो वो बच्चे अपने जीवन भर, अपने दिन भर, अपनी दिनचर्या में बिल्कुल फिट निकलते हैं। एक एक क्षण का, बहुमूल्य क्षण का उपयोग करना जानते हैं। तो निवेदन मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि आपकी हर एक एक्टिविटी जैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई कमी ना रह जाए। और यही व्यवहार है, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका मिलने का तरीका एक आकर्षक होना चाहिए। ये तो हर एक को ही करना चाहिए। और फिर मैं निवेदन करूंगा, अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, महर्षि दयानंद भी इस बात को संकेत रूप में कहते हैं, मैं इस बात पर विशेष बल देता हूं, चाहे आपके पास में बहुत बड़ी योग्यता हो, और यदि व्यवहार नहीं है तो समाज का लाभ आपके द्वारा कम होगा। और योग्यता चाहिए कम है आपके अंदर और आपका व्यवहार अच्छा है तो समाज का भला आप ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद ने व्यवहार भानु लिखी है कि आचार्य से कैसे बात करें, बच्चे माता पिता से कैसे बात करें, बात करने का तरीका भी ऋषि दयानंद बता रहे हैं। महर्षि दयानंद गुजरात के अंदर एक भरूच स्थान था और भरूच स्थान में जब ऋषि प्रचार करते हुए आगे निकल रहे थे, मध्याह्न का समय था, एक पेड़ के नीचे महर्षि ने विश्राम किया। सुनो बात को ध्यान से, एक पेड़ के नीचे ऋषि दयानंद ने विश्राम किया। मध्याह्न का समय है, वहां कुछ मजदूर लोग भी काम कर रहे थे। वो नहीं जानते कि ऋषि दयानंद इतनी बड़ी शख्सियत है, उन्होंने ऋषि के बारे में नहीं सुना था। तो उनके बच्चे भी आकर के उस पेड़ के नीचे बैठ गए जहां महर्षि दयानंद बैठे हुए थे। वो बच्चे भी लेट गए। तो एक बच्चे ने ऋषि दयानंद की तरफ पैर कर लिए, कर लेते ना, हम बैठे जैसे हमारी तरफ कोई पैर फैला ले। तो ऋषि दयानंद ने उस बच्चे को बड़े प्रेम से समझाया और ऋषि कहते बेटा, जहां बड़े लोग बैठे हों तो बड़े लोगों के सामने पैर फैला करके नहीं बैठा जाता। यानी ऋषि व्यवहार पर कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए ऋषि ने व्यवहार भानु भी लिखी है, जब संतान माता पिता आचार्य के सामने जाए तो किस प्रकार से बात करे, किस प्रकार से बात करे, हाथ जोड़ करके, सर को झुका करके बात करे। ये व्यवहार भानु आप पढ़िए। और यदि आप ऐसा करेंगे बच्चों तो जीवन में आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और ये व्यवहार हर एक का होना चाहिए। घर के अंदर मेरी बहनें बैठी हैं, अगर ये व्यवहार घर में करना शुरू कर दें, अपनी सासू माँ के सामने शुरू कर दें, अपने जो आपके पिताजी आपके स्पेशल लगते हैं उनके सामने शुरू कर दें, देखो परिवार में कितना आनंद आएगा जीने में। निवेदन मैं आपके बीच में करना चाहता हूं, व्यवहार उत्तम होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका हम पर आना चाहिए। ये छोटी छोटी आजकल क्या स्किल्स सिखाई जाती हैं, है ना। व्यवहार हमारा कैसे, आजकल इन चीजों के प्रशिक्षण केंद्र लग रहे हैं। आपका व्यवहार आकर्षक कैसे बने, इसको आजकल बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोगों को व्यवहार की स्किल्स, व्यवहार की टिप्स सिखाए जाते हैं कि आप लोगों को कैसे अपने आप को प्रभावशाली लोगों में दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आप यदि आप समाज में अपने आप को प्रभावशाली रखना चाहते हैं तो इन चीजों को सबको ध्यान देना होगा। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा और उन बातों को आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो, अच्छे व्यवहार के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों, आज बच्चों की संख्या अच्छी है, नौजवानों की संख्या अच्छी है, ध्यान से सुनना बेटी बात को। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी होती है। और सुबह उठकर के सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, कौन बताएगा क्या करना चाहिए सुबह उठकर के? सुबह उठकर के सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? माता पिता को, या माता पिता से भी बड़ी कोई पावर है उसको। जीवन में जिसका जितना बड़ा रोल, पहले उसको सम्मान दो। हमारा वजूद, माता पिता का वजूद परमात्मा की कृपा से है। तो सुबह उठकर के सबसे पहला प्रणाम किसके लिए? परमात्मा के। कितने लोग करते हैं? करते हैं, उनके लिए धन्यवाद है। बाकी सब ये चीजें सीख करके जाओ। सबसे पहला प्रणाम, मैं देखता हूं पुराने लोग कहते थे भैया सुबह उठते ही भगवान का नाम लो। और दूसरा प्रणाम किसके लिए? माता पिता के लिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं? हमारे मंत्री जी ने देखो 2-3 गिने चले आते हैं। उपस्थिति तो आप लोगों की बहुत ज्यादा है। देखो, जिनके माता पिता देवयोग से नहीं है उनकी तो बात छोड़ दो। अभी मेरी बहन कह रही है हमारे माता पिता तो छूट गए, वहीं हम तो ससुराल में रह रहे हैं। तो आपके वो माता पिता तो नहीं है जन्म देने वाले, लेकिन सास ससुर भी धर्म के माता पिता होते हैं। आप लोगों में कितनी ऐसी बहनें हैं जो अपने सासू माँ के पैर लेती हैं? कुछ है, बहुत बढ़िया, उनका घर स्वर्ग बनेगा। तो पहला काम व्यवहार को अच्छा, ये जो मैंने सुबह बात की थी आपके बीच में, इस बात को मैं पुनः नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूं इसमें बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। नम्रता में बहुत अद्भुत शक्ति है कि जो है ना, पत्थर से पत्थर व्यक्ति को पिघला देती है। आपको यदि कुछ चाहिए, एक 2 बच्चे मेरे पास में रहते थे
आते थे, गांव के बच्चे थे, एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। अब बड़ा भाई पिताजी की, माताजी की शिकायत करता था, बोले मुझे ये नहीं देते, मुझे ये नहीं देते, और छोटे भाई को सब कुछ मिलता था। मैंने कहा ये तेरा छोटा भाई है, इसको तो सब कुछ, तो शिकायत नहीं करता, बोले इसको तो सब कुछ मिल जाता है, जो मांगते मुझे नहीं देते माता पिता। मैंने कहा क्यों? वो कहता है, मैंने पूछा भाई तुझे क्यों देते, तू छोटा है इसलिए देते हैं क्या? बोले नहीं गुरुजी, मैं छोटा हूं इसलिए मुझे माता पिता नहीं देते। मैंने कहा फिर तेरे पास कौन सा फार्मूला है भाई लेने का? वो कहता है कि जब मुझे कोई चीज चाहिए होती है ना, तो मैं जब जाता हूं तो पिताजी के पैर छूता हूं और हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, पिताजी एकदम खुश हो जाते हैं। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, इससे लाभ हुआ तो अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। तो मैंने बड़ी वाले को, भले आदमी तेरे पे लेने नहीं आता। अरे बड़ों से यदि आप विनम्रता से पेश आएंगे तो आपको मिलेगा, ये याद रखिए। आप यदि ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं तो जितने आप विनम्र होते चले जाएंगे उतनी ऊंची छलांग लगाते चले जाएंगे। और यदि आप बड़ा बनना चाहते हो और झुकना नहीं चाहते तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए निवेदन, पहली बात, जब आप किसी से भी मिलो, माता पिता गुरुजन तो बहुत बड़ी चीज है मित्रों, याद रखो बच्चों, जब किसी से भी मिलो तो सबसे पहले क्या करना? अभिवादन जरूर करना, नमस्ते। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो जो बच्चा, जो व्यक्ति इस पद्धति को अपनाएगा उसकी समाज में अलग पहचान बनेगी। और आप लोग भी जानते हैं, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो पहले से सबको नमस्ते करता है, तो समाज के लोग भी उसके प्रति सहृदय होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो सबको नमस्ते करता है। तो व्यवहार को उत्तम बनाने का पहला तरीका, नमस्ते करना सीख लो। इसमें बिल्कुल संकोच मत करो, इसमें अपने आप को छोटा मत मानो। और दूसरी बात, जब कभी भी जीवन में किसी से त्रुटि हो जाए तो क्या करना चाहिए? बहस करनी चाहिए या क्षमा मांग लेनी चाहिए? तो आप लोगों में ऐसे कितने लोग क्षमा मांगते हैं, बहस करते हैं? सुनो, बहुत अच्छी बात, जब भी जीवन में थोड़ी सी किसी से त्रुटि हो जाए तो क्षमा मांगना ये आपका गुण होना चाहिए, आपकी एक खूबी होनी चाहिए। इस क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति है बच्चों, बहुत आगे बढ़ जाओ। और जब किसी से कोई चीज आप लेते हैं तो मांगने का तरीका भी आता है, नहीं आता? कैसे मांगते हैं? है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या? प्लीज, है ना? श्रीमान जी कृपया मैं आपकी इस चीज को ले सकता हूं? अच्छा, इसको इस चीज को समझने का प्रयास करो। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, अपने जीवन में घटाना इस बात को दृष्टांत, तो आपके पास एक पेन है, ये पेन यहां रखा है, और ये बेटी, इस बेटी के पास में पेन है, दूसरी बेटी आती है और उसने पेन उठा करके ले लिया और लिखना शुरू कर दिया, तो बेचारी कहेगी तो कुछ नहीं। लेकिन एक दूसरी बेटी आती है और वो कहती है कि भाई क्या मैं आपकी इस पेन को ले सकती हूँ? तो बताओ आपके मन में जो भाव बनेगा वो दोनों के प्रति एक जैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा? अलग अलग बनेगा ना। तो जब ये चीजें आप जीवन में अपनाते हैं तो आपके प्रति लोगों में एक सम्मान का भाव बनता है। तो इन चीजों को अपनाना, जब भी किसी से कोई चीज लो, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए बता रहा हूं, ऐसे नहीं ऐसी उठा ली, नहीं, बड़ों का सम्मान होता है इसमें। जब भी किसी से लोग, ऋषि तो कहते हैं कि बात करो तो हाथ जोड़कर की बात करो, इसमें शर्म की कौन सी बात है? करके देखो, बहुत ज्यादा लाभकारी चीजें हैं सारी। और जब किसी को चीज लौटाते हैं तो कैसे लौटानी चाहिए? धन्यवाद कहकर के लौटानी चाहिए। ये बातें आपको छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन बहुत विशेष बातें हैं। जिस समय हमारा देश गुलाम था, एक अंग्रेज रोहतक से दिल्ली जा रहा था, और रास्ते में जैसे वो दिल्ली के लिए निकला तो रास्ते में निकलती एक किसान, गर्मी के दिन थे, पसीने में लथपथ किसान रोड के किनारे खड़ा हुआ है। अंग्रेज को उस पर दया आई, उसने सोचा कि अब कोई बस भी मिले ना मिले, गर्मी में परेशान है, पूछा गाड़ी रोकी, कहां जाना है? बोले दिल्ली जाना है। बोले बैठो मेरे साथ, में भी दिल्ली जा रहा हूं। उस किसान को, उस व्यक्ति को उस अंग्रेज ने अपने पास गाड़ी में बिठा लिया, दिल्ली के लिए निकल गए। और दिल्ली जब पहुंच गए तो किसान को जहां पर उतरना था उसने कहा, संकेत किया कि मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मेरा गंतव्य आ चुका है। अंग्रेज ने ड्राइवर से कहकर के गाड़ी को रुकवा दिया। और बच्चों जब गाड़ी रुकी तो माता बहनों वो किसान उतर गया, गाड़ी से उतर गया। अंग्रेज उसके मुंह की तरफ देख रहा है, लेकिन किसान भी उसकी तरफ देख रहा है। अंग्रेज ने बहुत देर तक देखा, किसान थोड़ी देर में वापस चल दिया, जहां उसको जाना था उधर मुड़ गया। अंग्रेज ने वापस उसको बुलाया और उसने कहा बैठो गाड़ी में बैठो। किसान को समझ नहीं पाया, किसान उसकी बात में आकर के बैठ गया गाड़ी में, और अंग्रेज ने ड्राइवर से कहा गाड़ी चलाओ, वापस लेके चलो गाड़ी। उस अंग्रेज ने दोबारा गाड़ी चलवाई और दोबारा वो रोहतक आया, और रोहतक आकर के जहां से उस व्यक्ति को उठाया वहीं पर छोड़ दिया। उसने कहा भैया ये तूने कौन सा मेरे साथ बैर निकाला? उसने कहा भले आता है, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है, मैंने तुमको यहां से गाड़ी में बिठाया, दिल्ली तक लेकर के गया और तुमसे 1 रुपया नहीं लिया, तुमको छोड़ दिया, तुम थैंक यू नहीं बोल सकते मेरे लिए? तुम व्यवहार नहीं जानते हो, तुम अशिक्षित लोग हो, और अशिक्षित लोगों के साथ में जैसा व्यवहार करना चाहिए मैं जानता हूं। तो आप समझते हैं कि इस थैंक यू में कितनी बड़ी शक्ति है। इन चीजों को जीवन में देखो, हम जब परस्पर साथ साथ रहते हैं ना तो ये व्यवहार को भूल जाते हैं। जब हम किसी नए व्यक्ति से व्यवहार करते हैं तो हम ऐसा अपने आप को दिखाते हैं कि हम जैसा व्यवहारिक धरती पर कोई दूसरा ही नहीं। मिलेंगे वो हाथ मिलाएंगे, सीने से लगाएंगे, बहुत अच्छी जी के साथ बात करेंगे, बड़ी फॉर्मेलिटी अपनाते हैं हम लोग। लेकिन जब हम परस्पर साथ साथ रहते हैं तो इन चीजों को भूलते चले जाते हैं, व्यवहार हमारा उत्तम नहीं रहता, हम व्यवहारिक त्रुटि करते चले जाते हैं। और जब व्यवहारिक त्रुटियां होती हैं तो हमारे संबंध खराब होते चले जाते हैं। इसलिए जब भी किसी के साथ, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई बहन हो, किसी के साथ हमारा रिलेशन हो, इस प्रकार की व्यवहारिक त्रुटि कभी भी जीवन में नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये जो बातें बता रहा हूं इनको जीवन में जरूर अपनाना बच्चों। एक बार राजा भोज जा रहे थे महल की तरफ, उन्होंने रास्ते में देखा कि एक रानी, उनकी जो रानी थी वो अपनी एक सखी के साथ में बातचीत कर रही थी। राजा भोज जब जा रहे हैं, रास्ते से निकल रहे हैं, रानी और सखी आपस में बातचीत कर रही हैं, तो राजा भोज खड़े हो गए, उनकी तरफ देखने लगे, उनकी बात को सुनने लगे। जब राजा भोज बात सुनने लगे तो रानी ने कह दिया, मूर्ख तुम यहां क्या कर रहे हो? ओहो, तो राजा भोज जैसा विद्वान व्यक्ति, और रानी ने मूर्ख कहा तो राजा भोज वहां से चले तो गए, लेकिन और मुझको मूर्ख बोल रही है। गुस्सा तो बहुत आया,
लेकिन विद्वान के गुस्सा पर कंट्रोल किया और एक बात उनके मन में आई कि आज रानी ने मुझको मूर्ख कहा है तो निश्चित रूप से मेरे से कोई ना कोई भूल हुई होगी। ये रानी ऐसे मुझको मूर्ख नहीं कहेगी, बहुत विदुषी है, ऐसा नहीं बोलेगी। कोई ना कोई मेरे से भूल जरूर हुई है, लेकिन भूल क्या हुई है ये भूल उनके दिमाग में नहीं आ रही। तो उसका तरीका क्या निकाला? राजा भोज महल में गए, सिंहासन पर बैठे। अब जो भी कोई व्यक्ति आए, मंत्री आए या जो भी कोई दरबारी लोग आए फरियाद लेकर के आए, राजा भोज सबको कहते थे आओ मूर्ख बैठो। जो भी आए उसको कहते राजा भोज कहते आओ मूर्ख बैठो। जब राजा सबको मूर्ख बोलते हैं तो राजा थे, अब कोई प्रत्युत्तर तो नहीं दे पा रहा कि आप हमको मूर्ख क्यों बोल रहे हैं, कुछ पूछ नहीं पा रहा। तो कालिदास आए, कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे। कालिदास का जैसे प्रवेश हुआ, राजा भोज ने उनको भी बोल दिया कि आओ मूर्ख बैठो। कालिदास से रहा नहीं गया। राजा भोज तो यही चाह रहे थे कि मैं अगर किसी को मूर्ख कहूं तो व्यक्ति मुझे बताएगा भाई मूर्ख होता कौन कौन है, किसको मूर्ख कहा जाता है, तुम उनको मूर्ख क्यों कह रहे हो। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। कालिदास पढ़े लिखे बहुत विद्वान पुरुष थे। जब कालिदास ने सुना कि राजा ने मुझको मूर्ख कहा है तो राजा भोज के सामने कालिदास क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। कालिदास कहते हैं कि खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न शोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम तम मूर्खममुच्चये। कहते खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए चलते चलते नहीं खाता। मूर्खों की पहचान बता रहे हैं। और आप लोग भी देखना, यदि इस प्रकार की एक्टिविटी आपके जीवन में हो तो उसको दूर करना। अशिष्टता है, अव्यावहारिकता है। खड़े खड़े खाना, आजकल तो मूर्खता ऐसी समाज में फैल गई कि आजकल तो हर एक पार्टी खड़े खड़े खाने में होती है ना। पहले लोग बड़ी शांति के साथ में, सभ्यता के साथ में पंगत में बैठकर के परोसा जाता था, खाना खाते थे। अब तो पशुओं की तरह ठेला चलती है। ओ कितने अच्छे कपड़े पहन जाओ, सारे कपड़े भर जाते हैं लोगों के, कोई उसके ऊपर फैला रहा, कोई उसके ऊपर फैला रहा है। पशु जैसे बाड़े से पशु को छोड़ा जाता है ना तो पशु भागते हैं। तो मैंने देखा, आपको गलत नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार होता है। लेकिन देखो हमारे ऋषि लोग क्या कहते हैं कि खड़े खड़े खाना क्या है, मूर्खता है, मूर्खता का लक्षण है। कालिदास राजा भोज को बता रहे कि राजन मूर्ख किसको कहना चाहिए। क्या आपने मुझको मूर्ख बोला तो क्या आपने कोई मेरा ऐसा व्यवहार देखा है? तो मूर्ख का व्यवहार बता रहे। खादन न गच्छामि, चलते चलते खाना, खड़े खड़े खाना। कालिदास कहते मैं तो ऐसा भी नहीं करता। हसन न जल पे, हंसने बहुत सारे लोग हंसते हैं ना तो बहुत तेज तेजी से हंसते, दांत फाड़ते हैं। तो कहते हैं उस प्रकार की अशिष्ट हंसी भी मैं नहीं करता। खादन न गच्छामि हसन न जल पे गतम न शोचामि। और जो व्यतीत हो गया, जो घटनाएं घट गई, उनको लेकर के मैं बैठा नहीं रहता। जो हो गया सो हो गया, छोड़ देता हूं, मेरा चिंतन नहीं करता उसका। गतम न सोचामि मैं ये भी नहीं करता, फिर आपने मुझे मूर्ख क्यों कह दिया? ये तो सारे के सारे काम मूर्खों के होते हैं। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। और यदि मैं किसी का भला कर दूं तो उसका बखान भी नहीं करता। याद रखो, किसी का भला करके बखान करना भी मूर्खता का लक्षण है। इसलिए पुराने लोग कहते थे नेकी करो कुआं में डाल। बखान मत करो, यश कम हो जाएगा, उसका पुण्य कम मिलेगा। खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। लेकिन राजा भोज सुनते चले जा रहे हैं। राजा भोज भी सोच रहे हैं कि भाई ये काम तो मैं भी नहीं करता।